हम लोग अंतिम खाते पढ़ रहे थे, उसी के अंतर्गत आइए आगे पढ़ते हैं हम लोग। और अब अंतिम खातों में जो व्यापार खाता है, लाभ हानि खाता और आर्थिक चिट्ठे, जिसके 3 खाते होते हैं, उसमें से प्रथम 2 खातों के बारे के प्रारूप के बारे में पढ़ते हैं। क्या क्या कौन कौन से खाते किस साइड में आते हैं, डेबिट साइड में आते हैं, कौन सा क्रेडिट साइड में जाता है और क्यों जाता है, इस पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो शुरू करते हैं। तो पहला हमारा है ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड, दूसरा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तीसरा बैलेंस शीट, उसको हम बाद में चर्चा करेंगे। तो फिलहाल आइए ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में बात करते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट का ये एक प्रारूप बना हुआ है, इस हिसाब से हम लोग बनाते हैं। इसके 2 साइड होते हैं, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में आपके समस्त खर्चे आते हैं, क्रेडिट साइड में आपके समस्त इनकम आते हैं, यानी कि वर्ष भर में हमने कौन कौन से खर्च किए हैं। प्रत्यक्ष खर्च जो उसकी सीधे जिसका भी हम चर्चा कर चुके हैं, प्रत्यक्ष खर्च क्या होता है और अप्रत्यक्ष खर्च क्या होता है। उसी तरह से तो वो जो माल के मूल्य में जो जुड़ सकते हैं डायरेक्ट खर्चे, उनको इसमें डाल देते हैं, और जो इनकम होता है वो क्रेडिट साइड में डालते हैं। इसी तरह से प्रॉफिट एंड लॉस के भी हम लोगों ने 2 पार्ट किए हुए हैं, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। इसमें भी डेबिट साइड में समस्त खर्चों को दिखाते हैं और क्रेडिट साइड में समस्त इनकम को दिखाते हैं। अब ये प्रश्न उठता है, जब एक जैसा ही है तो इसमें अलग करने की क्या जरूरत है। तो इसमें कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसको हम अभी डिस्कशन करेंगे, तो उसमें आपको स्पष्ट हो जाएगा कि क्यों ऐसा करते हैं। कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो डायरेक्ट नेचर के होते हैं, कुछ खर्चे इनडायरेक्ट नेचर के होते हैं, तो उनको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में डालेंगे, और जो डायरेक्ट नेचर के होंगे उनको ट्रेडिंग अकाउंट में डालेंगे। जैसे आप शुरुआत करते हैं हम लोग, हमारा पहला खाता आता है ओपनिंग स्टॉक का, यानी कि प्रारंभिक रहतिया। स्टॉक से सब लोग परिचित हैं। पिछली साल यानी कि जब तक हम ये वर्ष अंतिम वर्ष जो मतलब हम लोग जैसे भी इसके लिए बात कर लें, फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च, यानी कि जब भी हम ये अंतिम खाता तैयार करते हैं वो वित्तीय वर्ष के समाप्त होने से पहले, यानी कि 31 मार्च को हमारा समाप्त हो रहा है। और सबको पता है कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक हमारा वित्तीय सत्र होता है। तो 31 मार्च को हमने अपने व्यापार के लाभ हानि, संपत्ति दायित्व के बारे में, इत्यादि के बारे में जानकारी लेने के लिए ये अंतिम खाते बनाते हैं। तो उसी के अंतर्गत जो कि हम लोग जो ये बना रहे हैं 31 मार्च 2020 को, तो अब ये जो आपका ओपनिंग स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक हमारा यह है कि जो 1 अप्रैल को हमारा 2019 में, यानी कि 1 साल पहले 1 अप्रैल 2019 को ओपनिंग स्टॉक जो था वो उसका जिक्र करते हैं कि जो माल वर्ष के अंत में बिकने से बच जाता है, जो माल वर्ष के अंत में बिकने से रह जाता है उसको क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। उस अंतिम दिन यानी कि 31 मार्च को ये क्लोजिंग स्टॉक, जो वर्ष को बंद, हम खाता बंद कर जो माल बिकने से रह जा रहा है वो हमारा क्लोजिंग स्टॉक होता है। नेक्स्ट डे, अगले दिन हमारा जो है वो ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा, यानी क्लोजिंग स्टॉक अगले दिन हमारा ओपनिंग स्टॉक हो जाता है। तो ये ओपनिंग स्टॉक आपका यहाँ पे आ जाता है। फिर आता है, हम फिर माल खरीदते हैं तो बेचने के लिए, मान लीजिए कुछ हमारा जो बचा हुआ था वो आ गया, कुछ नई चीजें माल खरीदेंगे अगले साल से शुरू करते हैं हम ना, तो वो चीजें परचेज हमारा वर्ष भर में जो कुछ भी खर्चे परचेज करते हैं वो आ जाता है आपका। हम लोग उसको मेन अकाउंट में न लिख करके उसकी धनराशि पहले साइड में लिख लेते हैं यहाँ पे, और उसमें से फिर से होता है कि हमने कुछ माल खरीदा, और हो सकता है कुछ माल ऐसा हो कि जो हमने जो ऑर्डर दिया तो उसके अनुरूप ना हो, कुछ टूट फूट हो, कुछ हो, तो हम कुछ माल वापस करेंगे उनको, यानी परचेज, यानी क्रय जो हमने किया है उसमें से कुछ माल वापस करेंगे, तो परचेज रिटर्न करते हैं। तो उस परचेज रिटर्न के अमाउंट को इसमें से माइनस करेंगे, यानी कि हमने जितना खरीदा है, मान लीजिए हमने वर्ष भर में 1 लाख का माल खरीदा, और मान लेते हैं कि हमारा जो है 10,000 का माल वापस कर दिए, यानी कि हमारा जो टोटल होगा वो 90,000 का जो माल होगा यहाँ पे लिख देंगे उसको। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा परचेज। फिर है माल को कुछ वेजेज, मजदूरी चुकाते हैं। मजदूरी से बताया था कि ट्राली से माल आया, उसको उठा करके गोदाम तक लाना है तो उसको भाड़ा देंगे, टाली भाड़ा देंगे, और जो मजदूर उसको ला उसको मजदूरी देंगे, धुलाई, तो उस वेजेज को यहाँ पे लिखते हैं। मजदूरी को यहाँ पे शामिल कर लेते हैं। कोल, गैस, फ्यूल, यानी कि हमारे कारखाने में कोयला जलेगा, गैस जलेगा, कुछ ईंधन जलेंगे, फ्यूल जलेगा, उसकी एंट्री कर लेते हैं। ये सारे कुछ हमारे जो है प्रत्यक्ष खर्चे होते हैं। कैरियज इन वर्ड्स, यानी माल को लाने में जो ढुलाई लगती है वो यहाँ पे आ जाता है। और
फैक्ट्री एक्सपेंसेस यानी कि कारखाने के संचालन में जो खर्च होता है, दो चीजें होती है व्यापार में, एक कारखाना होता है, एक कार्यालय होता है। कार्यालय के संचालन में जो खर्च होता है वो अप्रत्यक्ष नेचर का होता है, और जो फैक्ट्री के संचालन में होता है वो डायरेक्ट नेचर का होता है। उस खर्चे को हम अपना जो है इसमें डालते, जैसे कि इसमें है लाइटिंग है, उसका बिजली हो गया, रेंट हो गया कारखाने का, ये सारी चीजों को जो है सारी खर्चों को हम यहाँ पे शामिल कर लेते हैं। इस तरह से हमारे ये प्रत्यक्ष खर्चे आ गए आपके ट्रेडिंग अकाउंट में। फिर आगे चलते हैं दूसरे साइड में। क्रेडिट में क्या होता है, जब हमने वर्ष भर माल बेचते हैं, बेचेंगे तो हमारा पैसा आता है, इनकम आता है, तो जो सेल्स हमारे हैं वो यहाँ पे लिख लेते हैं, और उस सेल्स में से भी कुछ ऐसा होता है कि हमने माल बेचा और कुछ माल खराब हो गए, वो वापस आ जाएगा, तो उसको हम सेल्स रिटर्न करते हैं। तो सेल्स रिटर्न को इसमें से हम माइनस करेंगे, जो शेष अमाउंट आएगा वो यहाँ पे लिख लेंगे। इसी तरह से जब हम अपना फाइनल अकाउंट बना रहे हैं तो उस 31 मार्च को जो कुछ भी हमारे गोदाम में माल बचा होता है उसको हम लोग क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। तो अपना क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट कर लेंगे, और उस कैलकुलेशन उस मूल्य को इसमें हमारे पास कितने रुपए का माल बचा कर लेंगे। इस तरह से हम डेबिट साइड का और क्रेडिट साइड का, यानी कि अपने हम क्रेडिट साइड माइनस कर लेंगे डेबिट साइड, और जो भी इसमें से मान लीजिए अगर ये अमाउंट इसमें से देख लेते हैं क्या होता है, कौन सी अमाउंट इसको दोनों, अगर हमारा क्रेडिट बड़ा है डेबिट कम है तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा। अगर उल्टा हो जाता है यानी कि क्रेडिट कम है और हमारा डेबिट अधिक है तो हमको ग्रॉस लॉस हो जाएगा, ग्रॉस लॉस हो जाएगा हमारा। तो इस तरह से हम अपना, अगर हमको प्रॉफिट हो रहा है तो इस प्रॉफिट को यहां पे लिख देते हैं, ये प्रॉफिट हमारा हो जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट यहां हो जाएगा। ये दोनों साइड का हमारा बैलेंस बराबर रहेगा, डेबिट साइड का और क्रेडिट साइड का बराबर रहेगा। इस तरह से करके जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आता है इसको हम ट्रांसफर करते हैं अपने पीएल अकाउंट में, पीएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में इसको ला करके यहाँ पर रख देते हैं। इस तरह से हमारा ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के बाद जो ग्रॉस प्रॉफिट आता है या ग्रॉस लॉस आता है, अगर ग्रॉस लॉस आ जाएगा तो उसको हम क्रेडिट साइड इसके पीएल के डेबिट साइड में ला देंगे। क्यों? क्योंकि ये आपके जस्ट रिवर्स हो जाता है। तो ग्रॉस प्रॉफिट को हम यहाँ पे ला देते हैं। फिर आगे चलते हैं, क्रमशः इसमें सभी अप्रत्यक्ष खर्चों को शामिल कर लेते हैं, और उसको शामिल करने के बाद इसका ही बैलेंस निकाल लेते हैं। जैसे अब जैसे बात करें, सैलरी है, फैक्ट्री आपके बिजनेस का कोई मैनेजर होगा, कुछ कर्मचारी रखे होंगे, उन सभी को सैलरी देते हैं। तो सैलरी हमारा जो है अप्रत्यक्ष नेचर का होता है, उस सैलरी को यहाँ पे लिख लेंगे आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। स्टेशनरी लेखन सामग्री कुछ होते हैं, उसके खर्चों को इसमें डाल लेंगे। लाइटिंग है, कारखाने का लाइटिंग तो आपका यहाँ पे आ जाता है, कारखाने की लाइटिंग आपकी आ गई डायरेक्ट खर्च में। लेकिन जो कार्यालय के लाइटिंग की बात होती है, बिजली की बात होती है, बिजली का बिल का, वो आपके अप्रत्यक्ष खर्च में आ जाता है। फिर इंश्योरेंस है, आपने कुछ बीमा वगैरह कराया हुआ है तो उसका वो उसके प्रीमियम का आ जाएगा इसमें खर्चा। डिस्काउंट है, डिस्काउंट का मतलब यहाँ होगा कि मान लीजिए हमने माल बेचा है और माल बेचते समय किसी को कुछ छूट दे दिया, किसी ने माल हमसे खरीदा, ठीक है चलो तुमको छूट देते हैं, तो जो छूट हम अलाउ करते हैं वो हमारा खर्च होता है। लेकिन जब हम परचेज करते हैं, माल पर खरीद के ला रहे हैं, तो उसमें भी हमको भी छूट मिल सकता है, तो हमारी इनकम होती है। तो जो छूट हमको प्राप्त हुआ है वो आपके क्रेडिट साइड में चला जाएगा, और छूट जो हमने दिया है, अलाउ किया है, वो डेबिट साइड में आएगा। तो इस तरह से डिस्काउंट आपके दोनों तरफ आता है। इसी तरह से कमीशन आपका दोनों तरफ आ जाता है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड में। यानी कि अगर कमीशन हमको मिला है, यानी कि पैसा हमको आया है कमीशन के माध्यम से, तो वो क्रेडिट साइड में आ जाएगा। लेकिन अब इसी तरह से कमीशन हमने किसी को दिया है, कोई काम के बदले में कमीशन अक्सर दिया और लिया जाता है, तो वो हमको जो है अगर हमने दिया है तो उसको डेबिट साइड में लिखेंगे, और हमको कमीशन मिला है तो उसको हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे। फिर आगे आपका है पोस्टेज, डाक खर्च। डाक खर्च भी आपका एक तरह से अप्रत्यक्ष खर्च होता है। प्रिंटिंग है, मान लीजिए कोई बैनर पोस्टर हमने प्रिंट कराया है, लेटर पैड प्रिंट कराया है, और भी कोई सामग्री हमने प्रिंट कराया है, तो सारे प्रिंटिंग खर्च इसमें आ जाते हैं। रेंट देखिए यहाँ पे रेंट है दोनों तरफ, रेंट यहाँ भी है, रेंट यहाँ भी है।
जब हम ट्रेडिंग में रेंट की बात करते हैं तो फैक्ट्री के एक्सपेंसेस के अंतर्गत आता है। फैक्ट्री का भाड़ा जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा और कार्यालय का जो भाड़ा हमारा होगा वो आपके पीएल अकाउंट में जाएगा। फिर कुछ अन्य अतिरिक्त खर्च होते हैं, सेकेंडरी एक्सपेंसेस जिसके होते हैं, संयुक्त रूप से कुछ विविध खर्च होते हैं, वो सारे खर्चों को यहाँ पे कर लेते हैं। इस तरह से क्रेडिट साइड को और डेबिट साइड का योग कर लेते हैं। स्वाभाविक सी बात है, बिजनेस में अक्सर लाभ ही होता है, तो हमारा ये ज्यादा होगा और सेम अमाउंट यहाँ पे हम लिख लेते हैं। इस अमाउंट को जोड़ करके हम नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे नेट प्रॉफिट यानी कि क्रेडिट साइड से, यानी कि क्रेडिट को माइनस कर देते हैं डेबिट से, तो हमको जो बता है वो नेट प्रॉफिट। यहाँ पे भी क्रेडिट आपका ज्यादा अधिक होगा, ये इस स्थिति में रहती है, क्रेडिट ज्यादा डेबिट कम। अगर हम क्रेडिट इस तरह से कर लें DR, तो ये नेट लॉस हो जाएगा आपका, नेट लॉस। इस तरह से हम एक आपको प्रारूप समझाने की कोशिश किए हैं कि कौन कौन से मद किस में जाते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में और बाकी बातें होंगी। थैंक यू।